हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए सेशन की। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 43 तक कर लिए थे और आज हम 44 से स्टार्टिंग करेंगे। चल क्या रहा है, ट्वेल्थ का चैप्टर 4 चल रहा है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और कौन स्टूडेंट इसको कर सकते हैं? जो बच्चे नीट के लिए या जेई के लिए किसी भी कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी पढ़िए वहाँ, प्रैक्टिस कीजिए यहाँ। आप यहाँ आके एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगा सकते हैं और उन 100 क्वेश्चन के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि जेई मेंस या आपका नीट, उसमें जो भी क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब वो क्वेश्चन करने के बाद आपको ज़्यादातर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें पुराने आए हुए क्वेश्चन भी मैं कराता हूँ, चाहे वो जेई के हो चाहे नीट के हो। अच्छा, जो बच्चे सोच रहे हो कि नीट में जेई के हम क्वेश्चन क्यों करें, तो वो बिल्कुल इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दें कि अब नीट आसान आने वाला है। आसान नहीं आने वाला है। अब जेई और ये समझ लीजिए जेई मेंस और नीट एक ही लेवल है लगभग। हाँ, बस थोड़ा सा जेई में जो क्वेश्चन होते हैं वो कैलकुलेशन वाइज लेंदी हो सकते हैं, बाकी कंसेप्ट वाइज सब एक जैसे हैं। और जेई के क्वेश्चन लगाने से आपको एनटीए का माइंड सेट पता चलता है, एनटीए क्या देता है और क्या, क्योंकि जेई में एक साल में बहुत सारे पेपर होते हैं, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन एक एक चैप्टर के इकट्ठे हो जाते हैं एवरी ईयर, हर साल। तो वो क्वेश्चन करने से हमको एनटीए का माइंड सेट पता चलता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन नीट वालों को भी लगाने हैं, जेई वालों को तो लगाने ही है। सब एक दूसरे के क्वेश्चन लगाएंगे। सिर्फ नीट वालों को वो क्वेश्चन नहीं लगाने जो एडवांस के हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, उनमें थोड़ा एडवांस मैथमेटिक्स होता है, उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी के आपको लगाने पड़ेंगे बच्चों। तो चलिए, और हाँ मैं ये भी कह रहा था कि जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं, तो ट्वेल्थ वाले बच्चे भी इस सेशन को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अगर वो अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस सेशन के लिए, मतलब वो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब बोर्ड का पेपर इतना आसान नहीं आ रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि बार बार कि वो इतना आसान नहीं आ रहा है। इसलिए देखकर सोच समझकर आप उन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आसानी से आप अच्छे, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आ रहा है बोर्ड में, अब इतना आसान नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग भी लगाइए जरूर। चलो करते हैं शुरू। बाकी एक मिनट। चलिए करते हैं बच्चों शुरू 44 क्वेश्चन नंबर से। देखते हैं क्या बोला है इसमें। बाकी रिकॉर्डिंग सही चल रही है? हाँ ठीक चल रही है। चलो, इसमें दिया है मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय बी, और आगे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है के कैप। ओके, मान लीजिए यहां पर इधर है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। अब जेड की डायरेक्शन में बाहर की तरफ यहां पे बच्चों लगा हुआ है फील्ड। जेड की डायरेक्शन में बाहर की तरफ यहां पे फील्ड लगा हुआ है। ओके, इस तरह से। क्यों? क्योंकि फील्ड की जो डायरेक्शन दी है वो 5x प्लस 10x² के कैप दे रखे, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है। हमने भले ही ये यूनिफॉर्म ड्रॉ किया है पर ये यूनिफॉर्म नहीं है। ये देखो x पे डिपेंड कर रहा है। x क्या है? x है x एक्सिस पर ओरिजिन से चली हुई कोई लेंथ। मान लो o से चलना शुरू करेंगे और यहाँ पे पहुंचेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इसको बोलोगे आप x बच्चों। चलो ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड लगा हुआ है और वो x पे डिपेंड कर रहा है और डायरेक्शन उसकी बाहर की तरफ। ओ मैंने सॉरी, मैंने ये डायरेक्शन क्रॉस लगा दिए, ये के कैप है मतलब बाहर की तरफ है, तो डॉट लगाने चाहिए थे मुझे यहाँ, ये मैंने गलत लगा दिए। चलो इनको डॉट कर दो। डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाहर की तरफ और क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर अंदर की तरफ बच्चों। ठीक है, तो ये लग गए अब डॉट।
और परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ गया आपका फील्ड। ओके, अब यहां से आपको समझना है कि कहाँ कितना फील्ड है, तो वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन बाहर की तरफ है। आप एक्स की वैल्यू को रख के किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो आप यहाँ पे हो, सोचो ये एक्स डिस्टेंस है, अगर एक्स की वैल्यू 0 रख दी तो आप यहाँ 0 पॉइंट पे फील्ड निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 रख के आप यहाँ निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू 2 रख के यहाँ निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू 3 रख के यहाँ निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक्स की कोई भी वैल्यू रख के किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकाला जा सकता है। ठीक है, अब यहां से क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने कहा है मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय दिस। ठीक है, ए स्क्वायर लूप ऑफ एज 2 मीटर कैरिंग ए करंट 3 एम्पियर इज प्लेस्ड विद इट्स एज पैरेलल टू एक्स वाई। अच्छा, फाइंड द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप। मैग्नेटिक फोर्स निकालना है लूप के ऊपर। देखो हुआ क्या है, यहाँ पर एक हमको लेना है स्क्वायर लूप, स्क्वायर लूप यहाँ पे लेना है, ये ले लिया। इसकी एज जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मैंने यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही मान लिया इनको। ये रखी हुई है यहाँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि सर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल दिया है तो पैरेलल मानना चाहिए था आपको, मतलब कहीं और ऐसे मान सकते थे कि जैसे ये एक्स, ये वाई, ये जेड, तो एक्स के पैरेलल ये वाली साइड एक्स के पैरेलल हो गई, यहाँ पे भी हो सकता है वाई के पैरेलल, और ये वाली साइड भी देखो एक्स के पैरेलल, ये वाली साइड वाई के पैरेलल, ऐसे भी तो हो सकता था। आपने तो उसको एक्स एक्सिस के ऊपर ही मान लिया। देखो सही बात यह है कि इसमें मैं एक्स एक्सिस के ऊपर ही कहना चाह रहा था, थोड़ा सा लैंग्वेज में मिस्टेक है। ठीक है, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा था यहाँ पे कि इसकी जो लूप है उसकी जो साइड्स हैं वो दो साइड एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस पर पड़ रही है। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन के अंदर ये लूप रखा हुआ है। ओके, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 2 मीटर, 2 मीटर इसकी साइड लेंथ है। चलो जी साइड लेंथ बना लेते हैं इसकी। साइड लेंथ क्या है इसकी, 2 मीटर, इसे हटा देते हैं। साइड लेंथ ये है आपकी 2 मीटर, इधर 2 मीटर, इधर 2 मीटर और इधर 2 मीटर बच्चों। चलो ठीक है, ये साइड लेंथ हो गई इसकी। 3 एम्पियर का इसका करंट है। ओके, कैरिंग ए करंट इज प्लेस्ड, फाइंड द नेट। अच्छा, करंट की दो पॉसिबिलिटी है, करंट एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा हो सकता है ऐसे, या ऐसे भी घूम रहा हो सकता है। अब ऐसा कुछ दिया नहीं इसने, तो आप अपनी तरफ से किसी भी डायरेक्शन में मान लीजिए। तो मैंने मान लिया करंट इधर चल रहा है, आई ऐसे चल रहा है। ये किस डायरेक्शन में माना हमने, ऐसे घूमता हुआ क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो अब इस पूरे लूप पर लगने वाला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। पहले तो ये सोचेंगे कि आखिरकार इस लूप पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्यों। तो आपको एक चीज याद दिला देता हूं, रिकॉल करा देता हूं। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में वायर रखते हैं जिसकी लेंथ एल है और उसमें करंट चलता है, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। चलती हुई करंट चलती हुई वायर के ऊपर फोर्स लगेगा हमेशा जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। तो इसके ऊपर लगेगा फोर्स कितना, आई बी एल। आई इसमें चलने वाला करंट, बी जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रखी है, और एल इस वायर की लेंथ, और इनटू में साइन थीटा। साइन थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। तो इस हिसाब से सर ये जो लूप रखा है, इस लूप में 4 वायर बन रही है। देखो एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है। चारों वायर पे फोर्स लगेगा, एक एक करके निकालते हैं। पहले इस वाली वायर पे निकालते हैं, ये वाली पे। तो ये वाली जो वायर है इस पे कितना फोर्स है, इस वाली पे निकालते हैं। ये पहली मतलब यहां से यहां तक ये वायर हो गई, इसे फर्स्ट वायर कह सकते हो आप। इस पे निकालो, तो पहले यहाँ का फील्ड पता करो। अब यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है, जैसे आप यहां से आगे बढ़ोगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। अब यहाँ पे हो आप, यहाँ पे पीछे हटोगे एक्स की वैल्यू कम हो रही है। तो जब वाई एक्सिस पे आ जाओगे पूरे, तो एक्स की वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो बी को उठा के क्या रख सकते हो आप इसमें,
x की जगह 0 रख दो, तो x की जगह ये भी 0 ये भी 0, तो b की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब इस पूरी लाइन पे यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0। अब निकाल लो इस वाली लाइन पे। चलो जी ठीक है, इस पे भी निकालते हैं। ये यहां से कितनी दूर है, 2 मीटर। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी हमको, 2 मीटर। तो इस पूरी लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है b, वो 2 रख के आ जाएगा, इसमें रखो 2। तो x की जगह अगर मैं इसमें 2 रखूं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 5 इंटू में 2 प्लस 10 इंटू में 2 का स्क्वायर, और 5 इंटू 2 हो गया 10, और ये हो गया 4 इंटू 10, तो 40, 40 प्लस 10 हो गया 50 टेस्ला। इसका मतलब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 50 टेस्ला। ठीक है, चलो जी, यहाँ पर 50 है इसकी b की वैल्यू। देखो यहाँ पर इस वाली लाइन में पूरी में x 0 है, देखो x 0, अगर x को यहाँ से ऐसे पीछे की तरफ चले गए 0 पूरी लाइन में, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे x बढ़ता चला जाएगा, x बढ़ता चला जाएगा, तो यहाँ पर b की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इस पे डिपेंड कर रही है b की वैल्यू, देखो ये रही। ठीक है, तो x यहाँ पे जब हम पहुंचे तो यहाँ x की वैल्यू हो गई 2, तो 2 रख दिया इसमें, तो b की वैल्यू आ गई 50। तो इस पूरी लाइन पे b की वैल्यू 50 है, इस पूरी लाइन पे। ठीक है, तो अब फोर्स निकालो। तो चलो पहले इस वाली लाइन पे निकालो। तो इस लाइन पे b कितना है, 0, लेंथ कितनी है 2 मीटर। ओके, करंट किस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में आई। तो फोर्स कितना लगेगा, सोचो फोर्स कितना लगेगा, एफ आई बी एल। जब b 0 है तो फोर्स भी 0 हुआ, तो इसका मतलब इस वाली लाइन पे फोर्स की वैल्यू 0 है ही नहीं फोर्स। अब इस पे आ जाओ, इस पे, इस पूरी लाइन पे क्या मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा है, हाँ। अब आप कहोगे सर कैसे, आप सोचो तो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड है। आप यहां से 2 मीटर आगे जाओगे, बी कितना है, 2 मीटर आगे जाओगे तो बी आया 50। तो यहां से अगर 2 मीटर आगे जाओगे तो यहां भी तो x की वैल्यू 2 ही है। अगर यहां से 2 मीटर आगे खिसकोगे तो यहाँ पे भी x की वैल्यू वही 2 है, यहाँ पे भी b की वैल्यू कितनी, वही 50। आप यहां से चलोगे 2 मीटर आगे तो b की वैल्यू फिर से 50। तो ये पूरी जो एज है, ये पूरी जो लेंथ है, ये y एक्सिस से कितना आगे है, 2 मीटर आगे है। यहां से देखोगे, यहां से देखोगे, यहां से देखोगे, ऐसे कर लो, ये यहां से देखोगे तो भी 2 मीटर आगे है, यहां से देखोगे तो भी 2 मीटर आगे है, यहां से देखोगे 2 मीटर आगे, 2 मीटर आगे, 2 मीटर आगे, 2 मीटर आगे। इसका मतलब ये जो पूरी वायर रखी है, ये वाली वायर, ये वाई एक्सिस से 2 मीटर आगे रखी है। तो इस पूरी वायर पे जितने भी पॉइंट हैं वो सब x इज इक्वल टू 2 पे पड़ रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 पे पड़ रहे हैं। ये वाला पॉइंट यहां से 2 पे पड़ रहा है, ये भी यहां से इस पॉइंट से x इज इक्वल टू 2 पे पड़ रहा है। तो सारे पॉइंट पूरी वायर पे जितने पॉइंट आ रहे हैं सारे x इज इक्वल टू 2 मीटर पे पड़ रहे हैं। तो ठीक है, इसका मतलब ये पूरी जो वायर है यहां से यहां तक, इस पूरी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 50 है, यहाँ पे भी 50, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है इस वायर पे, ये यहां से 2 मीटर आगे, यहां से भी 2 मीटर आगे, यहां से भी 2 मीटर, पूरी वायर वाई एक्सिस से 2 मीटर आगे है। और एक्स एक्सिस मतलब एक्स की डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर रहा है ना हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है। आप कितना आगे गए एक्स में तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, एक्स पे डिपेंड कर रहा, वाई पे नहीं कर रहा। वाई पे कितना गए उस पर नहीं डिपेंड कर रहा, देखो सिर्फ एक्स पे कर रहा, एक्स पे। तो यहां से 2 मीटर आगे गए, यहां से 2 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 गए, तो पूरी वायर में एक्स की वैल्यू 2 रखनी है हमको। तो इस हिसाब से पूरी वायर पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा 50 है। तो पूरी वायर पे जब मैग्नेटिक फील्ड 50 है तो इस वायर पे करंट जा रहा है नीचे की तरफ, तो इस वायर पे फोर्स निकाल सकते हैं, कितना आएगा, मान लो F आएगा आई बी एल साइन थीटा। आई कितना है, इसमें चलने वाला करंट 2 एम्पियर, देखो 2 दे रखा है, ये रहा, नहीं 3 है, 3 एम्पियर, ओ सॉरी देख लिया, वो तो बहुत अच्छा हुआ 3। और B 50 हमारा निकल के आया। L इसकी लेंथ, ये 2 मीटर है, 2 मीटर, और इंटू साइन थीटा। अब लेंथ देखो ऐसे है और
मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, साइन 90। साइन 90 तो 1 होता है। ये कितना बन गया, 300 न्यूटन। मतलब इस पे कितना फोर्स लग रहा है आपका, 300 न्यूटन। अच्छा, लेंथ देख ली हमने कितनी थी, हाँ 2 मीटर थी। ओके ठीक है, तो 300 न्यूटन इस पे फोर्स लग। तो इधर की एज पे तो फोर्स है ही नहीं, इधर की एज पे, अब आप यहाँ पे डायग्राम बना के देख लो, इधर की एज पे तो फोर्स है ही नहीं, इधर की एज पे फोर्स 0 है। और इधर की एज पे किस तरफ है, करंट है नीचे की तरफ। ओके, ये तो एल की डायरेक्शन हो गई, देखो करंट नीचे की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। ओके, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बी। अब ये रहा करंट एल की डायरेक्शन, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। अब एल से बी की तरफ, एल से बी की तरफ, हाँ एल से बी की तरफ फिंगर घुमाओ राइट हैंड की, ये थंब जो है ये एल क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा, जो कि फोर्स की डायरेक्शन है इस पर लगने। तो इस पर लगने वाला फोर्स एफ, वो कितना आ गया, यहाँ पे फोर्स आ रहा है, एफ की वैल्यू 300 न्यूटन। ओके, अब बचे ये दो, ऊपर वाली एज और नीचे वाली एज, इन पे बताओ। तो इनका जो भी फोर्स आएगा वो निकलेगा तो इंटीग्रेशन से, क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे फील्ड बदल जाएगा। ऐसे सोचो आप, ये जो वायर है, देखो ध्यान से समझना, लॉजिक लगाने जा रहा हूं, ये वायर है, ये वायर है, ये रही, ये रही, और ये रही, और ये रही। चलो, अब करंट कैसे चल रहा है, ऐसे जा रहा है करंट। ओके, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इस पूरी वायर पे कैसे निकालोगे कि कितना फोर्स है, क्योंकि फील्ड तो अलग अलग है। यहां चेक करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू देखो यहाँ से यहाँ तक लेनी पड़ेगी, तो फील्ड कुछ और आएगा। इस पॉइंट पे चेक करोगे तो फील्ड कुछ और आएगा। मैं जरा उससे दिखा देता हूँ आपको, ये ले लेता हूँ। तो यहाँ पे चेक करोगे इस पॉइंट पे, तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी। इस पॉइंट पे फील्ड चेक करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक करनी पड़ेगी आपको। इस पॉइंट पे चेक करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी। हर पॉइंट पे x की वैल्यू अलग है। x से ये पॉइंट कितना दूर है, इतना दूर। ये वाला पॉइंट यहाँ से y एक्सिस से कितना दूर है, x कितनी है इसकी, ये है। और इस वाले पॉइंट के लिए x कितनी है, ये है। इस वाले पॉइंट के लिए x ये है, इस वाले पॉइंट के लिए x ये है। हर पॉइंट के लिए x की वैल्यू अलग है, हर पॉइंट के लिए x की वैल्यू अलग है। तो इसका मतलब यहाँ का फील्ड अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा। इस पे तो पूरी वायर पे, जो ये वायर थी इस पे पूरी पे फील्ड एक जैसा था, इसलिए हम फॉर्मूला लगा पाए IBL sin थीटा। लेकिन इस पे पूरी वायर पे फील्ड एक जैसा नहीं है, तो फिर इसे कैसे करेंगे सर, या तो इंटीग्रेशन से करो, इसका फोर्स निकालो कितना आएगा, क्योंकि इस पे एक छोटी सी वायर ले लो, इस पूरी वायर पे एक छोटा सा कंपोनेंट ले लो, एक छोटा सा पार्ट ले लो dx या dl कह लो, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो यहाँ से लेके यहाँ तक, फोर्स आ जाएगा। लेकिन उससे भी आसान तरीका बता रहा हूँ। फोर्स क्यों निकाल रहे हैं आप, मान लो इस पूरी वायर पे फोर्स है, हाँ चलो मान लिया। ये देखो डायरेक्शन क्या है, तो इसमें करंट तो इस तरफ है सर, तो ये तो एल की डायरेक्शन हो गई, और बी बाहर की तरफ है, ये रहा। तो एल क्रॉस बी, एल से बी की तरफ फिंगर घुमाओ, फोर्स लगा इस तरफ, इस तरफ। तो ऐसे ही सेम इस वाली पे चेक करो, इस वाली पे, इसमें करंट तो चल रहा है इधर, और ये बी है बाहर, बी है बाहर, करंट चल रहा है इधर, ये एल की डायरेक्शन, ये बी, एल क्रॉस बी, एल से बी की तरफ, एल से बी की तरफ, फोर्स लग रहा ऊपर, फोर्स लग रहा। इस वायर पे जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा, इस वायर पे सामने वाली पे उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यार, क्योंकि आमने सामने जो वायर है, इस पे नीचे की तरफ, इस पे ऊपर की तरफ, और जितना फोर्स इस पे आएगा, क्योंकि लेंथ वही है, मैग्नेटिक फील्ड उतना का उतना ही है, जितना यहाँ चेंज हो रहा होगा इस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही इस लाइन पे चेंज हो रहा होगा। तो इस पे नीचे की तरफ, इस पे ऊपर की तरफ, मान लो यहाँ F0, ये भी F0, दोनों आपस में कैंसिल। तो इन दोनों वायर के आमने सामने वाली जो ऊपर नीचे की वायर है, इनके फोर्स कैंसिल हो जाएंगे।
हमें तो नेट फोर्स चाहिए, हमें निकालने की क्या जरूरत है इसको, फिर फोर्स को। तो ठीक है, फिर इस हिसाब से तो फिर एक ही फोर्स बचा, इस पे तो जीरो है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये बचा बस 300 न्यूटन, वो भी लेफ्ट की तरफ। तो एफ नेट की वैल्यू क्या आ गई, 300 न्यूटन, और वो भी किस तरफ, लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सवाल था, बस आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था, और पूछ लिया जाता है ऐसा सवाल। देखो मैं बताऊं आपको, इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है, अलग तरीके से बना के भी पूछा जा सकता है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को बढ़िया से ये क्लियर हुआ होगा। चलो लिखो इसको, लिखो भाई, अगला सवाल लगा लूं मैं इतने, पॉज करके लिख लेना, ठीक है, और पहले पॉज करके खुद से कोशिश किया करो। चलो चलिए बच्चों, इसी का बी पार्ट, ये असल में 44 का ए पार्ट था, ये जो पहले कराया मैंने, और अब आपका ये नेक्स्ट बी पार्ट है। ठीक है भाई, ये बी पार्ट है, 44 का बी पार्ट। चलो इसमें सवाल अच्छा है, जरा देखें ध्यान से, क्या क्या दिया है, क्या पूछा है, क्या कहा है। इन्होंने कहा एक कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस वेयर ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये लाइन एक्स्ट्रा लिख दी इन्होंने, ये लाइन एक्स्ट्रा हो गई, ये लाइन एक्स्ट्रा हो गई, ये वाली। ठीक है भाई, यहां से पढ़ो। तो प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, वेयर ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वायर, ओके, एग्जिस्ट, लीस्ट वैल्यू ऑफ द फोर्स required to move the rod when current I is established in the rod, forces required when current I established in the rod are observed to current through the rod respectively, find the coefficient of friction, okay, find the coefficient of friction between the rod and the surface। अच्छा देखो, इन्होंने सवाल पढ़ो, पहले सवाल क्या दिया है। तो सवाल दिया है भाई कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, वो है हॉरिजॉन्टल नहीं, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अच्छा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो ऐसे कोई सरफेस है, ऐसे मान लो ये टेबल की सरफेस है, ऐसे समझ लो, ओके, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर रखी है एक कंडक्टिंग वायर, पहले इसके ऊपर एक वायर रख दो, तो इसके ऊपर रख देते हैं एक वायर, लो जी एक वायर ऐसे रखी हुई है इसके ऊपर, ऐसे, ठीक है, ये वायर हो गई, सरफेस है, ऐसे सरफेस है, और उसके ऊपर ऐसे एक वायर रखी हुई है, ये रही सरफेस और उसके ऊपर हो गई वायर, ठीक है, एल लेंथ है इसकी, ओके, रफ हॉरिजॉन्टल वेयर यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ, वायर ऐसे रखी, देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, टेबल की सरफेस, उसके ऊपर ऐसे वायर टिका दिया आपने, ऐसे वायर, देखो ये रही टेबल की सरफेस, उसके ऊपर वायर ऐसे टिका दी, ये रही, ये देखो ऐसे टिकी हुई है, ऐसे सामने से देखो, थोड़ा साइड से होकर देखोगे तो ऐसे दिखाई देगी, मैंने थोड़ा साइड से बनाया है इसको, ठीक है, सामने से देखोगे तो ऐसे दिखाई देगी, ऐसे, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल लेंथ के परपेंडिकुलर, तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ तो ये है, लेंथ ये है, लेंथ के परपेंडिकुलर ऐसे लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल, तो मान लो ये इस तरफ लगा हुआ है बी, यही कहा है, देखो पढ़ते जाओ, वेयर ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ वायर एग्जिस्ट, लीस्ट वैल्यू ऑफ फोर्सेस रिक्वायर्ड टू मूव द रोड, कम से कम इतने फोर्स इसके ऊपर, लीस्ट वैल्यू मतलब फोर्स की कम से कम इतनी वैल्यू लगी हुई है ताकि ये मूव करना शुरू कर दे, मतलब सीधा सा पॉइंट समझ लो, कोई चीज अगर मूव करने के लिए तैयार है या मूव कर रही है, बस करने वाली है, तो उसे कहते हैं वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उस पर नेट फोर्स जीरो है, तो इस वायर पे नेट फोर्स जीरो होगा, तो ये मूव करने वाली होगी,
अब सोचो नेट फोर्स इस पे लगेगा ही क्यों, मतलब नेट फोर्स लगेंगे कौन कौन से, सीधी सी बात, फोर्सेस देखो इस पे पहले कौन कौन से लगेंगे। तो आप सोचो, इसमें मान लो करंट चल रहा है, इसमें रोड वैन करंट आई, आई इसके अंदर करंट चल रहा है, ओके ठीक है, आई करंट चल रहा है, ठीक है बच्चों। अब सोचो इस पे बी की वजह से किस तरफ लगेगा। अब देखो बी तो इधर है और रॉड ऐसे रखी है, रॉड ऐसे रखी है, तो ये एल है, या ये करंट कह लो, करंट लेकिन मैंने ऐसे बनाया अंदर की तरफ, तो करंट ऐसे लग रहा है, तो करंट लग रहा है ऐसे अंदर, तो ये एल की डायरेक्शन हो गई। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है ये वायर की एल की डायरेक्शन है, लेंथ की डायरेक्शन है, और जिस डायरेक्शन में बी लगा हुआ है, अब यहां से ये गया एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, तो एल से बी की तरफ फिंगर घुमाइए, ये नीचे की तरफ लगा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फोर्स एल क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ वायर एग्जिस्ट। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल लगा दिया और मान लीजिए वायर में करंट जा रहा है अंदर की तरफ, वायर ऐसे रखी है, देखो वायर ऐसे रखी है, ऐसे रखी है, अंदर की तरफ इसमें करंट आ रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हमने इधर लगा दिया, ये बी, ये बी, वायर में करंट ऐसे आ रहा है, तो ऐसे हो गया ये, ऐसे वायर में करंट अंदर गया, ये बी हो गया इस तरफ, तो एल क्रॉस बी, एल से बी की तरफ घुमाए तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, फिर तो ये वायर चल ही नहीं पाएगी, अगर फोर्स ऐसे लगा तो फिर तो ये वायर नहीं चल पाएगी। तो वायर को चलाना है तो ये फोर्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल जो लिखा हुआ है ना, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ये वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये गलती हो गई, वर्टिकल, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर वर्टिकल हुआ तो अब देखना जरा, ये बी, तो अब बी तो ऊपर की तरफ, ठीक है, लेंथ अंदर की तरफ क्योंकि करंट अंदर जा रहा है, एल क्रॉस बी, एल से बी की तरफ, एल से ये हो गया एल, करंट अंदर की तरफ, बी ऊपर की तरफ, तो एल से बी की तरफ फिंगर घुमाओ, इस तरफ फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगा एल क्रॉस बी, ये फोर्स कितना होगा आई बी एल साइन थीटा, और साइन थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री क्यों, क्योंकि एल है अंदर की तरफ, देखो एल है अंदर की तरफ बच्चों, एल, और बी किस तरफ लगा हुआ है ऊपर की तरफ, तो एल से बी की तरफ फिंगर घुमाइए तो इस तरफ, और एल और बी के बीच में एंगल कितना है, एल अंदर बी ऊपर, तो एल और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री, वो दिया भी है उसने कि वो परपेंडिकुलर है लेंथ के, तो ये 90 हो गया, तो ये फोर्स इसको आगे खींचेगा, साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये फोर्स इसको मैग्नेटिक फोर्स इस वायर को आगे खींचेगा। अब वायर जिस सरफेस पे टिकी हुई है, इसको कोई आगे खींच रहा है, वायर जिस सरफेस पे टिकी हुई है उसका फ्रिक्शन उसे पीछे रोकेगा, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन 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 फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन होता है भाई साहब म्यू इंटू एन, ठीक है, तो यहां से हमें पता लगाना है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही तो चाहिए हमको, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा। अब एक बात सोचो, इन्होंने ये कहा है, थोड़ा सा सवाल ना मेरे से लिखने में गलती हो गई, या जहां से ये लिया गया है वहां से मैंने पूरा नहीं लिखा, या टाइप करने में गलती कर दी इसको, ठीक है, तो मैं समझा रहा हूं कि मैग्नेटिक फोर्स इसको आगे खींच रहा है तो फ्रिक्शन इसको पीछे रोक रहा है। अब ये चलने के लिए एकदम तैयार है, चलने के लिए कोई चीज तैयार होती है इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में, आगे का फोर्स पीछे को क्या कर रहा होगा, कैंसिल, तो आगे का फोर्स हो गया एफ और पीछे का फोर्स हो गया फ्रिक्शन स्मॉल एफ, आगे के फोर्स की वैल्यू रखो आई बी एल, और पीछे का फोर्स फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू एन। अब म्यू इंटू एन, एन क्या है, नीचे की तरफ इसका वेट होगा एम जी, वायर का वेट नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगी एन, तो एन की वैल्यू किसके बराबर हो गई एम जी, उठा के रख दो, आई बी एल इक्वल्स टू म्यू एम जी, और म्यू की वैल्यू आ गई आई बी एल अपॉन में एम जी,
ठीक है, तो ये म्यू की वैल्यू हो गई बच्चों। मुझे जहां तक लगता है इसमें मास भी दिया होगा, तभी जाके ये क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो ये क्वेश्चन कुछ और होगा। मैंने शायद इसको पूरे तरीके से नहीं पढ़ा, या वहां पे जो उसकी टाइपिंग की गई उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन मैंने इसको सही कर दिया फिर भी आपका। इसमें जो जो चीजें देनी थी वो दे दी। एक कंडक्टिंग वायर है ऑफ लेंथ एल एंड मास एम, यहाँ पे ये लिखना था, प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर टिकी हुई है। फिर लिखा हुआ है वेयर ए यूनिफॉर्म वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे एक वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, यूनिफॉर्म वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ वायर एक्सिस्ट, वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर लगा हुआ है। ऐसे होता है ये सवाल, तब ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का बेसिकली ये ए पार्ट है, ए पार्ट। ठीक है, करते हैं भाई सॉल्यूशन, क्या क्या दिया है। ए स्क्वायर लूप, इस टाइप का क्वेश्चन हम अभी करके आए हैं, पर यहाँ पर भी ऐसा ही क्वेश्चन मिला है हमको करने के लिए। करते चलो। ए स्क्वायर लूप ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, कैरिंग ए करंट आई वन, इसमें करंट आई वन, प्लेस्ड नियर नियर एंड कोप्लेनर विद ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई, ये एक्स वाई है। तो एक एक्स वाई कंडक्टर है, मतलब वायर है, उसके पास में उसी के प्लेन में रखा हुआ है ये आपका स्क्वायर लूप। ठीक है, फाइंड द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए बी, ए बी इस वाली वायर पे, मतलब ये जो लूप है इसकी ये साइड है ए बी, इस पे फोर्स बताओ, सी डी पे फोर्स बताओ, बी सी पे फोर्स बताओ, और डी ए पे फोर्स बताओ। सब पे फोर्स निकालना है अलग अलग। चलो निकाल देंगे, एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम इस पे निकालते हैं, हमें ये दिया है ये यहाँ से कितनी दूर है। तो एक बात सोचो, पहले ये वायर, इस वायर में चल रहा है करंट आई टू। ठीक है, और इसके पास एक छोटी वायर रखी है। ठीक, इसमें करंट चल रहा आई वन। इस वायर की, इस वायर का नाम रख दो ए बी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में फोर्स बताना है। अब या तो यहाँ पे फोर्स वाला फॉर्मूला लगा लो, फोर्स वाले फॉर्मूले से काम हो जाएगा। पहली वायर और दूसरी वायर पैरेलल है अगर आपस में, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक इनके बीच का गैप कितना है, ये यहाँ से यहाँ ए। तो चलो मैं ए बी के ऊपर लगने वाला फोर्स निकाल रहा हूँ, एफ ए बी। किसकी वजह से, इस एक्स वाई की वजह से, ये एक्स वाई जो वायर है इसके। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ए बी के ऊपर लगने वाला फोर्स निकालना है, तो पहले म्यू नॉट आई वन आई टू, दोनों वायर के बीच में करंट, वो वाला फॉर्मूला है पैरेलल वायर्स के बीच में लगने वाला फोर्स। दो पैरेलल वायर, उनमें करंट चल रहा है, एक माई वन एक माई टू, दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में करंट चल रहा है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी और इस पे फोर्स लगेगा एफ ए बी। वो निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन में टू पाई और इनके बीच का गैप ए, और इन टू में जिस वायर पे आप निकाल रहे हो उसकी लेंथ। तो उसकी लेंथ कितनी है ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये लेंथ है आपकी बच्चा पार्टी, कितनी थी बी, बी, ये लेंथ बी है यहाँ से यहाँ तक की, तो इन टू में बी। तो एफ ए बी कितना आ गया और किस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया। तो एफ ए बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई वन आई टू बी अपॉन में टू पाई ए, दैट इज एफ ए बी। और कौन सी डायरेक्शन में है, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट वर्ड। चेक करो। ठीक है बच्चों, अब इसे भी निकाल सकते हो आप आसानी से, ये भी पैरेलल है, तो इसे भी निकाल सकते हो इसे। तो ये भी पैरेलल है, तो इसके लिए बना लूँ, देखो यहाँ ये वायर हो गई, इसमें करंट हो गया आई टू, और ये वायर इससे काफ़ी दूर, और इसमें करंट नीचे की तरफ, और इसमें करंट घूम रहा है ये आई वन। इस वायर का नाम है सी डी, और इनके बीच में आपस में रिपल्शन होगा। क्यों, क्योंकि एक में करंट इधर है, एक में करंट नीचे है, तो इसमें इधर रिपल्शन होगा एफ। कितना होगा, तो ये फोर्स एफ सी डी कहते हैं इसको, सी डी पे लगने वाला फोर्स,
तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो ये आएगी, इसकी वैल्यू निकल के म्यू नॉट I1 इंटू I2 अपॉन में इनके बीच का गैप, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप ले लो, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का ये गैप, तो ये गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक a प्लस बी, तो ये हो गया 2 पाई, और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ये हो गया a प्लस बी, यहाँ से यहाँ तक का गैप, और इनटू में जिस वायर पे आप फोर्स निकाल रहे हो उसकी लेंथ कितनी है b, तो आंसर आ गया सी डी पर लगने वाला म्यू नॉट I1 इंटू I2 अपॉन में 2 पाई a प्लस बी इंटू में b, और बस, और किस तरफ ये लग रहा है, राइट की तरफ, राइट वर्ड, आसान बिल्कुल, राइट वर्ड, राइट की तरफ लग रहा है। तो अलग अलग इस लूप के अलग अलग वायर पे अलग अलग फोर्स लग रहा है। अब समस्या पता कहाँ आएगी आपको, इस वाली वायर पे निकाल, क्यों, उसे समझाता हूं मैं। अगले पेज पे आते हैं, यहाँ पे मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लो एक वायर ऐसे रखी है आपके पास जिसमें करंट है I1 था ना, इसमें I2 था, और इसमें I1 था, और किधर है ये, इस तरफ जा रहा है। ओके, एक वायर ऐसे रखी है, इसमें करंट चल रहा है I1, और ये वायर जो है इसका ये कॉर्नर यहाँ से शुरू होकर वायर यहाँ खत्म, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ थी इसकी शायद b, ये लेंथ b थी, चलो, और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की a थी, चलो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वायर है, ये मेन वायर हो गई आपकी, और इसके बराबर में एक वायर का टुकड़ा ऐसे रखा है, एक वायर का पीस रखा है ऐसे, ये पूरी बड़ी वायर है, और इसके बराबर में एक वायर का पीस रखा है यहाँ ऐसे, यहाँ इतना बड़ा। अब इस पे कैसे निकालोगे, यहाँ फंसोगे आप, क्यों, क्योंकि जब दो वायर आपस में पैरेलल होती है, एक ये रही दोनों, तो फिर तो निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे डांस नहीं करना है, दो वायर है ऐसे, तो इनके बीच में फोर्स निकाल सकते हैं क्योंकि ये वायर पैरेलल है, लेकिन ये तो पैरेलल नहीं है, एक वायर ऐसे और एक ऐसे है, तो अब क्या करें, तो अब इसकी ये वाली भी लेंथ तो हटाओ, अब मैं बताता हूं आपको करना क्या है। आप एक काम करो, यहां से x डिस्टेंस पे जाके इस वायर पे एक छोटा सा वायर सेलेक्ट कर लो dx, जिसकी लेंथ कितनी है dx, यहां से यहां तक वायर सेलेक्ट कर लिया, ये वायर, ये छोटा सा वायर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहां पे x डिस्टेंस पे जाके इस वायर की वजह से, ये जो वायर रखी है इसकी वजह से x डिस्टेंस पे यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड सेलेक्ट, मतलब बताओ कितना होगा, तो किसी भी वायर से x डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसमें करंट I2 दे रखा, I2 था ये I1 था, इसमें I1 था, चलो, तो कोई भी वायर उससे परपेंडिकुलर x डिस्टेंस पे यहाँ पे फील्ड निकालोगे तो आ जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई x, ये होता है, तो ये फॉर्मूला लगाओ, तो ये फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके इस पॉइंट पर जहां पर ये छोटा सा पीस रखा हुआ है, यहाँ पे छोटी सी वायर की लेंथ रखी हुई है, ये जो वायर हमने सेलेक्ट की है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे छोटा सा मैग्नेटिक, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके, तो वो कितना होगा, म्यू नॉट, करंट कितना है इस वायर में I2 अपॉन में 2 पाई x, ये होगा, क्योंकि यहाँ से ये x डिस्टेंस पे निकाल। अब यहाँ पे देखो, ये जो छोटा सा वायर आपने सेलेक्ट किया है ये वाला, इस छोटे से वायर पे के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इतना है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर चाहे वायर छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हो और उसमें करंट है वायर के अंदर, तो उस पर फोर्स लगेगा। तो इस छोटी सी वायर पे पहले तो फील्ड देखो किस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, फिंगर घुमाई, फिंगर अंदर जा रही है, मतलब इसमें फील्ड जो है वो अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो छोटी सी वायर रखी हुई है इस पे फील्ड अंदर की तरफ लग रहा है और करंट इसका इस तरफ जा रहा है,
तो फील्ड अंदर, करंट इस तरफ, तो करंट जिधर जा रहा है इधर तो है उसकी लेंथ L, यहाँ पे ले ली हमने वो लेंथ छोटी सी dx, तो ये dx लेंथ हो गई, और फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो लेंथ से फील्ड की तरफ फिंगर घुमाओ, ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा, तो इस छोटी सी वायर पे ऊपर की तरफ एक छोटा सा फोर्स लगेगा df। आप भूल जाओ पूरी वायर को, आप याद रखो कि पूरी वायर है और यहाँ एक छोटी सी वायर रखी है जिसकी लेंथ है dx, करंट चल रहा है इधर I, तो उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा df। ठीक है, और यहाँ पे जो फील्ड है इस वायर की वजह से, इस बड़ी वायर की वजह से यहाँ का फील्ड वो कितना है, तो वो है म्यू नॉट I2 अपॉन 2πx। ये है, बस यही लगाना है। चलो, तो यहाँ पे इस पे जो ये df है, इस छोटे से सेगमेंट पे लगने वाला फोर्स कितना आ गया df, तो वो आ गया, छोटी सी वायर है I B, I कितना, इस छोटी सी वायर के अंदर चलने वाला करंट I1, बी मैग्नेटिक फील्ड ये रहा जो हमने निकाला, इस छोटी सी वायर पे यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से, बड़ी वायर की वजह से, तो वो है बी, और एल हो गई इसकी छोटी सी लेंथ dx, और साइन थीटा कितना हुआ 90। वो कैसे हुआ, क्योंकि बी अंदर है, लेंथ ऐसे है, बी अंदर है, दोनों के बीच में देखो एंगल कितना है, एल के और बी के बीच के एंगल को ही तो वो साइन 90 हो गया 1, तो ये आ गया डी एफ इक्वल्स टू I1, बी की वैल्यू रख दो यहाँ से, म्यू नॉट I2 अपॉन 2πx, और इन टू में बी की वैल्यू के बाद ये आ गया dx, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1 बच्चों। अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देते हैं, df का इंटीग्रेशन f आ गया, ठीक है, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर, I1 कॉन्स्टेंट है बाहर, I2 कॉन्स्टेंट है बाहर, बटे में 2π कॉन्स्टेंट है बाहर, अंदर बचा 1 अपॉन में x dx। ठीक है बच्चा पार्टी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2π, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो गया log x, और लिमिट भरो इसकी। ये x कहां से शुरू किया था, देखो वायर यहां से स्टार्ट हुई थी, और यहां पर x की वैल्यू जो थी ये a दे रखी है, और वायर यहां से स्टार्ट होके यहां तक गई, तो x की वैल्यू देखो यहां से स्टार्ट होके a से स्टार्ट होके, x है ये लेंथ, तो x की वैल्यू वायर कहां से स्टार्ट हुई, यहां से, चेक करो यहां से स्टार्ट, तो x की वैल्यू a से स्टार्ट हुई और कहां तक गई, यहां तक गई x की वैल्यू, तो ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक की कितनी हो गई a, और ये है b, तो a प्लस बी, तो लिमिट बन गई a से लेके a प्लस बी तक। फिर से समझ लो इस पॉइंट को, देखो ये थी बड़ी वायर, एक वायर रखी है ऐसे, तो ये वायर यहां से स्टार्ट, आप x ये ले रहे हो, x ये ले रहे हो, यहां से x की वैल्यू शुरू कर रहे हो, तो वायर कहां से शुरू हुई, यहां से, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, इतनी, ये x की वैल्यू, और कहां तक जा रही है वायर, यहाँ तक, तो यहां से लेके यहाँ तक जा रही है वायर, तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो ये है a, और ये वाली है b, तो ये पूरी हो गई a प्लस बी, तो x की वैल्यू a से शुरू होके और a प्लस बी तक जा रही है, देखो x की वैल्यू यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रही है, तो यहाँ पे x की वैल्यू a थी, देखो ये लेंथ a है, और जब यहाँ पहुंचे तो x की वैल्यू ये हो गई पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो गई a प्लस बी, तो इसलिए लिमिट बन गई इसकी a से लेके a प्लस बी तक। अब म्यू नॉट I1 इंटू I2 अपॉन में 2π, और पहले ऊपर वाली लिमिट को रखा जाता है log x की जगह रख दो a प्लस बी, और फिर माइनस लोअर लिमिट को रखा जाता है log x की जगह रख दो a। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि log a माइनस log b वो होता है log a अपॉन b, तो यही लगा रहा हूं मैं यहाँ, तो म्यू नॉट I1 इंटू I2 बटे 2π, और ये बन गया log a प्लस बी अपॉन में a। लो जी, यही बन गया हमारा फोर्स, इस वायर पे लगने वाला फोर्स। कौन सी वायर थी ये, इसका नाम क्या था, पीछे देख लो, इसका नाम था BC, BC पे लगने वाला फोर्स BC, तो ये आ गया FBC, BC पे लगने वाला फोर्स, बिल्कुल आसान। हाँ ये देखो कि हमने इसको कैसे अप्रोच किया, पूरी वायर पे फील्ड एक जैसा नहीं था, वायर पे यहाँ फील्ड अलग था,
थोड़ा सा आगे बढ़े फील्ड अलग था, यहाँ फील्ड अलग था। क्यों? क्योंकि हम इस वर्टिकल वायर से जितना दूर जा रहे हैं फील्ड उतना कम होता जा रहा है। तो हर पॉइंट पे फील्ड बदल रहा है, तो फोर्स कैसे निकाल लोगे आप? और जब कोई चीज बदलती है फोर्स तो निकलता है IBL साइन थीटा, मतलब फील्ड एक जैसा होना चाहिए, लेकिन फील्ड बदल रहा है। तो जब फील्ड बदलता है या कोई भी चीज बदलती है तो वहां पे फिर इस काम को हम अच्छे से कर सकते हैं इंटीग्रेशन से। उस पे पहले एक छोटा सा पार्ट ले लो। तो इस पूरी वायर पे हमने पहले एक छोटी सी लेंथ ले ली और वहां पे फील्ड निकाला कितना है, उस लेंथ पे छोटा सा फोर्स निकाला कितना है, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया यहाँ से यहाँ तक। तो उस पूरी वायर पे फील्ड निकल के आ गया कि कितना है पूरी वायर पे। बोलो समझ आई बात कि नहीं? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप एक और कहोगे कि सर एक रह गई, ये नीचे वाली वायर, ये नीचे वाली। अरे जो इस वायर पे फोर्स है ना वही इस वायर पे है, बस डायरेक्शन इस पे ऊपर की तरफ था ये फोर्स, इस पे ये फोर्स ऊपर की तरफ था, इस पे ये फोर्स ऊपर की तरफ था, तो इस पे ये फोर्स नीचे की तरफ होगा। बस इतना फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है ना? तो सेम वही फोर्स आएगा, इसलिए आप लोगों को इसे कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। ये जो मैंने कैलकुलेट किया है सेम इतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगेगा उसमें। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल लगाता हूं। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन के बी पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन था हमारा कौन सा? 45। ये 45 का ए पार्ट था और अब ये बी पार्ट है। चले सवाल समझते हैं क्या दिया है और फिर उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। इसमें दिया द फिगर शोज ए सर्कुलर वायर लूप। देखो ये रही एक सर्कुलर वायर लूप है ऑफ रेडियस ए रेडियस का है, कैरिंग करंट आई इसके अंदर करंट है, प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड अंदर की तरफ लगा हुआ है और ये उसके परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है। फील्ड अंदर की तरफ है और ये उसके ऊपर, ये उसके परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है। फील्ड अंदर की तरफ, ये ऐसे। ठीक है, फिर इसने कहा कंसिडर ए, पहला सवाल, कंसिडर ए स्मॉल पार्ट DL ऑफ द वायर, फाइंड द फोर्स ऑन दिस पार्ट ऑफ द वायर एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आप इस पर एक छोटा सा DL वायर ले लो, इस पूरे लूप पे एक छोटा सा वायर ले लिया यहां से यहां तक, ये है DL जिसकी लेंथ क्या है? DL लेंथ। ठीक है, अब इस DL लेंथ पे लगने वाला करंट इसमें कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। कहीं पे भी ले सकते थे DL, यहां ले लिया मैंने, यहां ले सकते थे, यहां ले सकते थे, कहीं पे भी ले लो। तो इस DL लेंथ में करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है ऐसे आई। तो इस पे लगने वाला फोर्स निकालना है। तो जब किसी वायर, छोटी सी वायर हो चाहे बड़ी सी वायर हो, कितनी भी वायर हो, किसी वायर में करंट चलता है और उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। तो इस पर फोर्स लगेगा। तो DL की डायरेक्शन तो ये हो गई, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही उसकी लेंथ की डायरेक्शन होती है। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की तरफ, ये DL, ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो L क्रॉस B, L से B की तरफ, तो फोर्स अंदर की तरफ ऐसे लग रहा है। देखो करंट ऐसे जा रहा है, ये तो डायरेक्शन हो गई DL की, समझना जरा ध्यान से, ये डायरेक्शन DL की हो गई बच्चों। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगा है तो ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मेरी फिंगर है ये डायरेक्शन अंदर मैग्नेटिक फील्ड की। अब L क्रॉस B, लेंथ से B की तरफ राइट हैंड से फिंगर घुमाइए, ये जो थंब है ये L क्रॉस B की डायरेक्शन, मतलब फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स इस पे अंदर की तरफ होगा। इस छोटी सी लेंथ पे छोटा सा फोर्स लग रहा होगा DF, तो इस DF को कैलकुलेट कर सकते हो आप, इस छोटे से फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। एक मिनट, अभी बस बंद होने वाला था ये। अभी सही टाइम पे पता चल गया, वीडियो अभी रुक जाती और अभी बंद हो गया था। बस ये एकदम सही टाइम पे इसने इंडिकेशन कर दिया कि बचाओ मुझे, मेरी चार्जिंग खत्म हो रही है। सही टाइम पे बता दिया इसने। चलो तो ये DF
अंदर की तरफ ये जो डीएफ लग रहा है वो है आई बी एल, एल इसकी लेंथ कितनी है डीएल, और साइन थीटा, अब डीएल तो ऐसे है और बी अंदर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल देखो 90 डिग्री। जब भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ होता है और लूप ऐसे रखा होता है तो उसके परपेंडिकुलर रखा है ना, उसकी लेंथ जो है वो ऐसे उसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो साइन 90। तो इस छोटी सी लेंथ पे लगने वाला फोर्स आ चुका है आई बी इंटू डी एल, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, तो आई बी इंटू डी एल आ गया। क्या पूछा था इसने, कंसिडर स्मॉल पार्ट डीएल, स्मॉल पार्ट हमने ले लिया ऑफ द वायर, फाइंड द फोर्स ऑन दिस पार्ट एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला आ गया। तो पहले का आंसर हमारा आ चुका है फर्स्ट पार्ट का, डी एफ इज इक्वल टू आई बी एल, आई बी इंटू डी एल। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द फोर्स ऑफ कंप्रेशन। फोर्स ऑफ कंप्रेशन ये क्या है, देखो सुनो, ये जो छोटा सा आपने डीएल पार्ट लिया इस पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा था, आप ये पार्ट यहाँ पे भी ले सकते थे तो इस पे इस तरफ फोर्स लगता, आप ये पार्ट यहाँ भी ले सकते थे इस पे इस तरफ फोर्स लगता, आप ये पार्ट यहाँ पे भी ले सकते थे इस पे इस तरफ फोर्स, मतलब इस पे जितना भी आप पार्ट लेते वो सारे पार्ट पे फोर्स सेंटर की तरफ लगता, यहाँ पे सेंटर की तरफ लगता, ऐसे ऐसे सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ ये जो चारों तरफ से फोर्स लग रहा है पूरी वायर पे, ये जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है यहाँ से अंदर की तरफ, यहाँ से अंदर, यहाँ से अंदर की, यहाँ से अंदर, यहाँ से अंदर, यहाँ से अंदर, यहाँ से सेंटर के, तो ये इसको क्या कर रहा होगा, कंप्रेस कर रहा होगा अंदर की तरफ, इसको अंदर की तरफ इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। चारों तरफ से जो वायर है उस पे ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे 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 दबी हुई फील हो रही है, ऐसा ऐसा फील हो रहा है जैसे इसको अंदर खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से, तो सेंटर की तरफ इसको एक पूरे पे कंप्रेस कर रहा है। तो वो कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा, तो वो कंप्रेसिव फोर्स मतलब कंप्रेसिव फोर्स तो यही है, ये जो चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, लेकिन इस फोर्स की वजह से इसके अंदर एक टेंशन पैदा हो जाएगी, पूरी वायर में एक टेंशन पैदा हो जाएगी, वही होगा हमारा कंप्रेसिव फोर्स। वो जो पूरी वायर में टेंशन पैदा हो गई उसको कह रहे हैं कंप्रेसिव फोर्स। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो देखो वायर ऐसे हो गई, इस पे ये जो छोटा सा हिस्सा लिया आपने डीएल यहाँ से यहाँ तक, इस पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है एफ, डीएफ कह लो डीएफ, ठीक है, उसकी वजह से वायर में एक टेंशन पैदा हो जाएगी। तो वायर में देखो इतने हिस्से में, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वायर का ये पार्ट है इसके अंदर एक टेंशन पैदा हो जाएगी। अब ये टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो टेंशन की डायरेक्शन होगी, इसको इधर खींचेंगे तो ये इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन इधर होगी और इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन इधर होगी। टेंशन की डायरेक्शन समझते हो ना आप वायर में, जैसे वायर किसी चीज को आप दबा रहे हो तो वो इसको अपोज करेगी, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर टेंशन की डायरेक्शन इधर है और इस पॉइंट पर टेंशन की डायरेक्शन इधर है, इधर, ठीक है। तो दोनों को अगर मिलाएं तो ये एंगल कितना होगा, यहाँ से ये एंगल होगा थीटा, ये एंगल ऐसे जाओगे तो ये थीटा एंगल है, ऐसे जाओगे तो ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो इस थीटा के अपोजिट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये थीटा एंगल पे इधर फोर्स, यहाँ थीटा एंगल पे फोर्स इधर, और दोनों का रिजल्टेंट करेंगे। तो इसको ऐसे ले सकते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। ये रही वायर, इस पे ये छोटा सा यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया डीएल लेंथ, इसमें अंदर की तरफ लग रहा है फोर्स डीएफ, ठीक है। इसकी वजह से इसके अंदर आ जाएगी एक टेंशन, तो टेंशन की डायरेक्शन इस पे इस तरफ लगेगी, इस पे इस तरफ लगेगी, तो मैं दोनों का रिजल्टेंट बता देता हूँ आपको। इस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी और इस पॉइंट पे टेंशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी। कैसे, देखो जब किसी चीज को आप अंदर की तरफ दबाओगे तो वो उसका अपोज करेगी ऊपर की तरफ, तो जैसे इसे अंदर की तरफ दबा रहे हैं तो इधर की साइड से अपोज हो रहा है, इधर की साइड से अपोज हो रहा है, तो ये अगर आप नेट टेंशन देखोगे, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, और इसको यहाँ पे मिलाओगे, ये सेंटर है मान लीजिए, ये सेंटर है, ये मान लीजिए, ये एंगल है मान लीजिए थीटा, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ,
ये है ऐसे, ठीक है, ये है सेंटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ले लिया, इस पे डीएल, इसको यहाँ मिला लो, इसको यहाँ मिला लो, ठीक है, इसको यहाँ बीच में से इधर थीटा, इधर थीटा ले लो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे इस पॉइंट पर इस तरफ टेंशन, जब आप इसको अंदर की तरफ दबाओगे तो ये अपोज करेगा इस तरफ, ये इस पॉइंट पे इधर अपोज करेगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है यहाँ। तो अब यहाँ से आप इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो, क्योंकि इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ डी एफ, वो हमने निकाल ही लिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये डी एल है, ये जो लेंथ है ये डी एल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, तो इस पे फोर्स लग रहा है डी एफ। अब ये फोर्स और ये फोर्स, ये भी टी है, ये भी टी है, ये है इस वायर के अंदर आने वाली टेंशन। जब हम इसे चारों तरफ से ऐसे दबाएंगे तो इसके अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। जैसे आप एक रबर बैंड लो, रबर बैंड को चार उसको अंदर से, जैसे ऐसे रबर बैंड है ऐसे, और उसको चारों तरफ से ऐसे बराबर बराबर खींच दो, तो जब उसे बाहर की तरफ खींचेंगे तो उसमें एक टेंशन पैदा हो जाएगी पूरे रबर बैंड में। ऐसे ही वायर है, वायर है मान लीजिए मेटल की, और उसको चारों तरफ से दबा दो, इधर से इधर से इधर से इधर से, तो उसके अंदर एक टेंशन पैदा हो जाएगी, वो टेंशन है। इस पॉइंट पे भी वो टेंशन, पूरी वायर में एक जैसी टेंशन पैदा होगी, तो इस पॉइंट पे वो टेंशन है, इस पॉइंट पे भी वो टेंशन है, ठीक है। अब यहां से अगर आप इसको देख रहे हो तो इस एंगल को, ये डीएफ हो गया, तो आप इसके कंपोनेंट कर दो यहाँ से ऐसे, इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, ठीक है। अगर ये थीटा है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर तो ये लाइन, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन हो गई, तो ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, तो टी के दो कंपोनेंट हो गए, ऊपर टी साइन थीटा, इधर अंदर की तरफ टी कॉस थीटा, ऐसे इधर इधर हो गया टी साइन थीटा, और अंदर की तरफ टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो गए, ये आमने सामने से आ रहे हैं, कैंसिल। ऊपर की तरफ टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टोटल हो गया 2t साइन थीटा, टोटल ऊपर की तरफ। और वो बैलेंस किसके साथ है, नीचे की तरफ इस वायर पे, इस छोटे से पोर्शन पे, इस पोर्शन पे ऊपर की तरफ नेट फोर्स 2t साइन थीटा, और नीचे की तरफ लगा हुआ है डीएफ, 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 ठीक है। तो यहां से टेंशन आपको पता चल गई, और ये टेंशन कितनी आ गई, 2t साइन थीटा। अब ये थीटा बहुत छोटा होगा, जब आप इस पे एक छोटा सा वो लेंगे तो ये थीटा बहुत छोटा होगा, तो आप इसको ना साइन थीटा को खाली थीटा भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं। वैसे अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये रेडियस शायद इसकी ए दे रखी थी, इसकी रेडियस ए दे रखी थी, इसको उठा के इस डी एफ के नीचे भी ले जा सकते हैं, साइन थीटा, डी एफ की वैल्यू लिख लो, तो वो आई थी आई बी इंटू में लेंथ डी एल, लेंथ आई थी इसकी डी एल। अब यहां से ये थीटा 2t, थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो इस वजह से आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, थीटा लिख दो, तो 2t इंटू में थीटा इज इक्वल टू आई बी इंटू में डी एल। अब याद करो ये आर्क लेंथ है ये, और सेंटर पे ये एंगल बना रही, इधर से थीटा इधर से थीटा, तो टोटल एंगल है 2 थीटा। तो ये आर्क लेंथ डीएल, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ कितनी है डीएल, और रेडियस हो गई इसकी मान लीजिए ए दे रखी थी ए, तो एंगल हो गया 2 थीटा, और यहाँ पे डीएल बटे में ए। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो डीएल, ये 2 इसके अपॉन में चला गया, 2a आ गया, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू dl बाई 2a आ रही है, वो उठा के हम यहाँ रखने वाले हैं। तो 2t ये आ गया, dl अपॉन में 2a इक्वल्स टू आई बी इंटू में dl, dl से dl कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, t इक्वल्स टू आ गया आई इंटू बी, और a से इधर मल्टीप्लाई कर लो इंटू ए, आई बी ए। तो इस रस्सी नहीं, बेसिकली ये वायर है जिसमें करंट चल रहा है,
तो इस वायर के अंदर कितनी टेंशन आ गई, खुद फिर टेंशन को फिर फील करो। टेंशन क्या है, चारों तरफ से आप उसको ऐसे दबा रहे हो, ऐसे ये जो पार्ट है ये ऐसे अंदर की तरफ दब रहा है, तो वो ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगा, तो उस पे इधर से फोर्स लगेगा इस तरफ, इधर से फोर्स लगेगा इस तरफ, तभी तो बैलेंस होगा। भाई कोई चीज इसको अंदर दबा रही है, तो अंदर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ये इसका मतलब इससे ऊपर की तरफ कोई बैलेंस कर रहा है इसको, और ऊपर की तरफ कौन बैलेंस कर रहा है। जब ये अंदर जाना चाहता है तो उधर की साइड वाली जो वायर है ये इसको ऊपर की तरफ एक टेंशन पैदा कर देती है इसके अंदर, जो इसको ऊपर रोक के रखती है। ये वाला हिस्सा अंदर जाना चाहता है, इस पे एफ फोर्स लगा है, तो इधर वाली वायर के जो हिस्से हैं, इस पार्ट को छोड़ के इधर वाले जो पार्ट हैं, ये पार्ट इस पे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोर्स देंगे, इसको टेंशन देंगे इसको, तो वो टेंशन का नेट डायरेक्शन ऊपर की तरफ बनेगी, जो इस डीएफ को बैलेंस कर लेगी, ये अंदर नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन था, 2 पार्ट इसमें करने के लिए दिए थे हमको, आसानी से हमने समझ लिया इनको, अच्छे पार्ट थे। ये टॉपिक ही हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो टॉपिक था हमारा ये टॉपिक ही हमारा कंप्लीट हो चुका। अब अगले लेक्चर में कल जो हम करेंगे अगले टॉपिक के क्वेश्चंस को करेंगे। मैंने कोशिश की है कि हर तरीके के आपको सवाल रखे जाए, 1-2 क्वेश्चन बोर्ड लेवल का, फिर उससे ऊपर नीट लेवल, फिर उससे ऊपर, अब नीट और जेई का तो एक ही लेवल है, तो नीट और जेई लेवल समझ लीजिए, उससे बस इतना ही। बोर्ड वाले बच्चे भी इसको जरूर करें, उनको भी बहुत फायदा मिलेगा। 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के ये समझ लीजिए इतने मुश्किल अब आने लगे क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं बोर्ड में, न्यूमेरिकली बढ़िया पेपर आने लगा बोर्ड का, तो वो भी इसको बढ़िया से कर सकते। बाकी जो नीट वाले और जेई वाले बच्चे हैं वो सारे क्वेश्चंस लगाओ A to Z। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, यहाँ पे बैठो मेरे साथ, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को पहले खुद से करो, फिर वीडियो में आगे बढ़ाओ अगर समझ में ना आए तो। चलिए बाकी कल करेंगे, और मेरी एफर्ट अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ मिलके, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, थोड़ा सा कुछ कीजिए मेरा मेरा तो कहना काम ही है, मैं तो कहता ही रहूंगा आप लोगों को, बाकी आप लोगों की श्रद्धा है। चलिए कल मिलते हैं, कल करेंगे आगे।